हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी 5000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो गई थी। 13 पार्ट बने थे इंडियन ज्योग्राफी के, और एक पार्ट बन गया था हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज अब चलेगी आगे तक। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा। अगर किसी ने वो 13 पार्ट इंडियन ज्योग्राफी के और पहला पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी का ना देखा हो, तो UPPCS के नाम से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अकबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी का इतिहास पढ़ा दिया था। तो लगभग उसमें 160 प्लस क्वेश्चन है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री की भी हमारी सीरीज चल रही है। तो रात को मैंने अकबर के बाप हुमायूं का और शेरशाह सूरी का इतिहास पढ़ा दिया था। तो चलिए, ये सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है UPPCS के नाम से, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट नंबर दूसरा होगा, और इसमें हम देखेंगे आज जो विश्व की चट्टानें वगैरह हैं, पहले उनको देखेंगे और उसके बाद देखेंगे पर्वत पठार। ठीक है, विश्व के पर्वत, फिर पठार, और फिर शायद हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए, और थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। यहाँ से ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। सिर्फ आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कौन सी चट्टान को क्या कहते हैं, या फिर कौन सा पर्वत किस देश में है और वो कैसा पर्वत है। इसके ऊपर हमें PhD नहीं करनी है। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है कि किलिमंजारो वगैरह कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ है। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो देखिए, भूगोल। ठीक है, भूगोल के नव नीतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, जी टेलर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जी टेलर ने दिया था भूगोल के नव नीतिवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित घटनाओं को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस घटना या फिर घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? तो बताइए कौन कौन सी घटना ने जीवों को प्रभावित किया है। तो महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन वगैरह हो जाता है, और क्या कहते हैं, हिमानी चक्र की वजह से भी क्या कहते हैं, जीवों का विकास को प्रभावित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों की वजह से, और ये IAS का पूछा हुआ है 2014 का। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, काठमांडू कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो काठमांडू बता सकता है कोई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागमती नदी। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, और ये IAS का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, तो ये आता है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है नदियाँ, तो ये कौन से नगर में कौन सी नदी बहती है, तो ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये सेंट पॉल मिनियापोलिस। ठीक है, सेंट पॉल मिनियापोलिस नदी है। तो ये कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है मिसिसिपी। एक सेकंड, इधर ये नदी है। ठीक है, ये नदी है, और ये है इधर शहर। ठीक है, तो देखिए, सेंट पॉल सेंट पॉल मिनी या पोलिस शहर है, तो ये मिसिसिपी नदी के किनारे है। खार्तून, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खार्तून पड़ता है नील नदी के किनारे। बुडापेस्ट, तो ये डेन्यूब नदी के किनारे है यूरोप में, और ये बुडापेस्ट आई थिंक हंगरी की राजधानी है। ठीक है, और ये नामपेन, तो ये मेकांग नदी के किनारे है। तो क्या बनेगा इसका? 3 4, फिर आएगा 1, फिर 2, 34 12। देखिए ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 2499, भारत। ठीक है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग था। तो इसमें वर्तमान में कौन कौन से देश शामिल थे गोंडवाना लैंड में? तो देखिए, इसमें अफ्रीका आता था, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड के ये तीनों देश पार्ट से। डिफेंस। आगे देखिए, एक सेकंड, पृथ्वी के तल से प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के ऊपर प्रथम पक्षी कब आया था? तो पक्षी का जन्म हुआ था पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर बी, 30 करोड़ वर्ष पूर्व। आगे देखिए, पृथ्वी के ये तो हो गया ना, 30 करोड़ साल पहले प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव या फिर प्रथम पक्षी का जन्म हुआ था 30 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट देखिए, विश्व के विशालतम बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये हुई थी 30 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, और ये डी यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए,
महाद्वीपीय कैसे अलग होते हैं फ्रेंड्स, महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं, तो कैसे अलग होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है फ्रेंड्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर विवर्तनक क्रिया भी बोला जाता है, तो उसी के द्वारा महाद्वीपों को अलग हुआ है फ्रेंड्स। जो पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें वगैरह हैं, तो प्लेटें आपस में टकराई, उससे महाद्वीप अलग हो गए, तो जिसको कहते हैं टेक्टोनिक थ्योरी या फिर विवर्तनिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए तो देखिए, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है यूरेनियम विधि, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी थी, तो ये हो जाएगा प्लेस्टोसियन युग, ऑप्शन नंबर सी। प्लेस्टोसियन युग में पृथ्वी बर्फ से पूरी ढकी हुई थी। डायनासोर कौन थे, तो ये थे मेसोजोइक सरीसृप थे, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान माना जाता है, तो ये माना जाता है मोन्टाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, तो उसको कहते थे पैंजिया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है ये, यूपी के। आगे चलिए, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो गोंडवाना लैंड में ये उत्तर अमेरिका नहीं आता था कौन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, तो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा आयतन और द्रव्यमान मेंटल जो परत होती है, तो उस पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भूपर पट्टी पर बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ये तत्व है, तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो बताना कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अधिकांश मैग्मा द्रव ठोस और गैस का मिश्रण है, ये सही है। देखिए दूसरा क्या कहता है, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली हुई गैसें हैं, तो ये भी सही है। बेसाल्टिक मैग्मा सिल्किस और मैग्मा से अधिक गर्म होता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। तो जो बेसाल्टिक मैग्मा सिल्कस, तो ये मैग्मा से अधिक गर्म होता है, तो ये भी सही है। चौथा देखिए, परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में पीड़ित मैग्मा डाइक है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा है परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में पीड़ित मैग्मा को डाइक कहा जाता है, ये डाइक नहीं कहा जाता फ्रेंड्स। तो ये चौथा गलत है, तो एक दो तीन सही है फ्रेंड्स। 1 2 3 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है परतदार चट्टानों के बीच में जो पीड़ित मैग्मा होता है, तो उसको डाइक नहीं कहते, और ये क्या कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, और ये आईएएस का पूछा हुआ है, इसे छोड़ दीजिए। तो देखिए, एक तरफ ये चट्टाने वगैरह है फ्रेंड्स, एक तरफ है असंतत और दूसरी तरफ है असंतत भूगर्भिक परतें। तो ये पृथ्वी के अंदर जो परतें वगैरह हैं, तो उनको देखना, और ये एकदम डीप लेवल का है, देख लीजिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो बाइचर्ट गुटेनबर्ग असंतत है, तो ये कहाँ पर है, तो बाइचर्ट गुटेनबर्ग असंत्य, तो ये पाई जाती है निचला मेंटल और बाहरी क्रोड पर फ्रेंड्स। जो बाइचर्ट गुटेनबर्ग असंत्य है, या फिर ऐसे मान लो, तो ये पाई जाती है निचला मेंटल और बाहरी क्रोड के अंतर्गत पाई जाती है। दूसरा देखिए क्या कहता है, मोहरोबिक्सिक फ्रेंड्स, अजीब ही नाम है, मोहरोबिक्सिक असंतत, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो मोहरोबिक्सिक असंतत पाया जाता है निचली परपट्टी पर और उपली मेंटल पर फ्रेंड्स। जो मोहरोबिक्सिक असंतत है, तो ये निचली परपट्टी और ऊपरी मेंटल पर पाया जाता है, यानी कि पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा चौथा, और तीसरा देखिए लेहमैन फ्रेंड्स। तो लेहमैन असंत्य, तो ये पाई जाती है बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड पर, यानी कि पहला
और डी नंबर क्या कहता है, कोनराड, ठीक है। कोनराड असंतत, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो कोनराड असंतत पाई जाती है, ये देखिए परपट्टी के अंदर और सीएल और निफे के बीच, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोनराड वाला, ठीक है। तो कोनराड पाई जाती है परपट्टी के अंतर्गत सीएल और निफे का विभाजन कराती है, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 24-15 है कहीं, तो ये देखिए 24-15 यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 15वां नंबर क्या कहता है, बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है, तो ये होती है सिलिकॉन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे आईएएस के पूछे हुए चल रहे हैं, तो देखिए भू भूगर्भिक चक्र का भाग कौन सा होता है, तो भूगर्भिक चक्र के भाग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जलीय चक्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, तो ये बताया ना अभी मोहोरोबोबिक, ठीक है। तो मोहोरोबोबिक भंग या फिर असतता कहाँ पर स्थित है, तो ये बताइए कहाँ पर पाई जाती है मोहोरोबोबिक भंग या फिर असतता, तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, तो ये पाई जाती है परपट्टी और प्रवार के बीच में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए गुटेनबर्ग, ये भी मैंने मैच करवाया अभी, गुटेनबर्ग असंबद्धता विगल करती है, तो ये किसको करती है, तो ये निचले मेंटल को बाह्य कोर से, ठीक है। अभी ऊपर मिलाया था ना यहाँ पर, ये देखिए अभी यहाँ पर ये मिलवाया है ना, तो ये एक एक लाइन से अलग अलग लाइन से भी क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो इसका स्क्रीन शॉट बेशक ले लो, तो ये देखिए ये हो गया था ना इधर थे, ठीक है। तो ये गुटेनबर्ग वाला हो गया था, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस हो सकता है, तो आप उसे अवॉइड करना, क्योंकि घर पे थोड़े गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है। आगे चलिए 19वां नंबर देखिए, भारत के निम्नलिखित भूमिकीय शैल क्रमों में लोएस, तो लोएस कहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा धारवाड़ में, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सब मैं पहले जब इंडियन ज्योग्राफी का हमने 13 प्रैक्टिस सेट लगाया वहाँ पर करवा दिया है। तो धारवाड़ क्रम में सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। आगे चलिए, तो ये देखिए लोएस कहाँ पर मिलता है, तो ये धारवाड़, ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा चट्टाने चलते हैं, तो क्वार्टजाइट का आयंत्रित होता है, तो क्वार्टजाइट का आयंत्रित होता है, तो ये बलुआ पत्थर का, ठीक है। क्वार्टजाइट का आयंत्रित रूप है, तो ये बलुआ पत्थर का, ऑप्शन नंबर सी, और ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, परतदार चट्टानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, तो देखिए परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, ये सही है पहला, ठीक है। जो परतदार चट्टानें हैं तो वो जलीय तंत्र के द्वारा निर्माण होता है उनका। आगे देखिए, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण होता है, ठीक है। तो ये सही है, परतदार चट्टानें बनने से पहले जो भी वहाँ पर चट्टानें रही होंगी, तो उनको टूट फूट की वजह से ये परतदार चट्टानों का निर्माण होता है, तो ये विद्यमान चट्टानों का क्षरण शामिल होता है, तो ये सही है दूसरा भी। तीसरा देखिए क्या कहता है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, तो ये सही है। आगे चलिए चौथा, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, तो ये चारों के चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, ये देखिए फिर आ गया महारोबिक महा महारोबिक कसक असतता अलग करती है, तो ये महारोबिक कसकता किसको अलग करती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी। ये एकदम डीप लेवल के आईएएस के ऐसे क्वेश्चन होते हैं और एकदम दिमाग ख़राब कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं होती, और ये एनसीईआरटी के ही पूछे जाते हैं एकदम डीप लेवल में। आगे चलिए, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा, ठीक है। मैग्मा, तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा, ना कि लावा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। कोयला एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी, परतदार चट्टानों में कोयला पाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, लावा के ठोस रूप से पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनिक चट्टानें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो गलत बताना, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कौन सा कथन गलत है, तो हिमालय विश्व के नवीन, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा है कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो ये नवीनतम पर्वत है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन, तो हिमालय विश्व का सबसे नवीन पर्वतों में प्रदर्शित करता है, तो ये सही है, ठीक है। हिमालय कैसा पर्वत है, तो नवीन है, और बलित भी लिखा मिलेगा कई जगह, और कई जगह इंग्लिश में लिखा मिलेगा फोल्डेड। आगे देखिए, भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों द्वारा जमा क्रिया से हुआ, तो ये गलत है।
मतलब ये इंडिया का नक्शा है ना, तो इसकी जो पश्चिम की नदियाँ वगैरह हैं, तो यहाँ पर ये बोल रहा है पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों नदियों की जमाव क्रिया से हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नदियाँ जो बहा कर लाती है ना कंकड़ पत्थर, तो उससे समुद्र का निर्माण बता रहा है, तो ऐसा गलत है, ठीक है। और गलती बताना था, ऑप्शन नंबर सी गलत है। और ये देख लीजिए, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर मिलता है, तो गोंडवाना लैंड, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, निम्नलिखित में निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टान से संबंधित करेंगे, तो कायांतरित चट्टान से संबंधित है ये गार्नेट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन अपसादी शैलों में निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन गलत, ठीक है। अपसादी शैलों के बारे में बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को, ये शैलें स्तरों के स्तरों में निरपेक्षित होती हैं, ठीक है। ये शैल स्तर होते हैं ना, तो उनमें निष्पेक्षित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु, ठीक है। तो शैल समूह की आयु का कैसे पता लगाते हैं, तो यूरेनियम लेड विधि के द्वारा शैल समूह की आयु ज्ञात की जाती है। आगे चलिए, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, वे क्रिस्टल और अक्रिस्टल दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, बलुआ पत्थर और परतदार चट्टान क्यों बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि पानी के नीचे बनती है, ठीक है। जो बालू वगैरह होती है ना, बलुआ पत्थर, तो बालू वगैरह होती है, रेत वगैरह, तो ये पानी के नीचे ही पाई जाती है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। एक रह गया इधर, तो ये संगमरमर क्या है, तो संगमरमर एक चूना पत्थर का मिश्रण है, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी बता रहा है पू पुनर्निर्विकृत चूना पत्थर, ठीक है। तो संगमरमर क्या है, तो ये चूना पत्थर का मिश्रण है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप। आगे चलिए, आगे देखिए, तो एक तरफ है मूल सेल और एक तरफ है कायांतरित सेल, तो देखिए आगे, तो देखिए एक तरफ मूल सेल है और इनका कायांतरित रूप है, तो चलिए देखिए क्या कहता है। तो ये ग्रेबो सेल है, तो इसका कायांतरित रूप बनेगा एपिडाइट ओराइड, ठीक है। और एपिडाइट ओराइड यानी कि दूसरा, और बेसाल्ट का बनेगा, तो बेसाल्ट का बनेगा एम्फियोबोलाइट, ठीक है, यानी कि पहला। और सैंडस्टोन का क्या बनेगा, तो सैंडस्टोन का बनेगा चौथा, यानी कि क्वार्टजाइट, यानी कि चौथा। और सेल का क्या बनेगा, तो सेल का बनता है स्लेट, ठीक है, यानी कि तीसरा। 21-43 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनको देख लो, ये IAS के पूछे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट कोई रूपांतरित चट्टान नहीं है। आगे देखिए, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो ये ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है, तो ये होती है आग्नेय और तलछटी चट्टानों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अधोलिखित निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में जीवांश नहीं पाए जाते, तो ये ग्रेनाइट में कोई जीवांश नहीं मिलते, ग्रेनाइट चट्टानों में। आगे देखिए, भू अभिनय नीतियाँ क्या है, तो भू अभिनय नीतियाँ क्या है, तो ये हो जाएगा भूपटल के प्रमुख संरचनात्मक नवतल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में तो कौन सी एक आग्नेय सेल नहीं है, तो आग्नेय सेल नहीं है, तो ये नाइस, ठीक है। नाइस कोई आग्नेय सेल नहीं है, तो आग्नेय सेल कौन कौन सी है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेबो, ठीक है, ये आग्नेय सेल है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना, मॉरिशस में पाया जाने वाला एक ऐसा पक्षी था जिसको मानव ने अंधाधुंध उसका शिकार किया और 17वीं शताब्दी में गायब हो गया। तो ऐसा कौन सा पक्षी था जिसने मानव ने शिकार करके उसको गायब कर दिया, तो ये डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता था, लेकिन अब ये गायब हो गया क्योंकि मानव ने शिकार करके इसको मार डाला है, सारे के सारे मार डाले। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखिए, बेसाल्ट लावा में सिलिका अंश अपेक्षाकृत न्यूनतम और लोह मैग्नीशियम अपेक्षाकृत उच्च पाए जाते, तो ये सही है। बेसाल्ट लावा अन्य प्रकार के लावाओं की तुलना में हमेशा अधिक श्यान होता है, तो ये हमेशा अधिक श्यान नहीं होता क्योंकि ये चेंज होता रहता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला सही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हमेशा अधिक श्यान होता है, तो ये गलत है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित सेल प्रात्य की विशेषताओं पर विचार कीजिए, तो चलिए देखिए, सेलों की विशेषताओं पर विचार करना है। तो देखिए, पिघले मैग्मा में शीतलन और ठोसीकरण से निर्मित होता है। पिघला लावा ठंडा होकर क्रिस्टल बनाता है, तो ये सही है। लावा पठार
लावा मैदान और लावा सील्ड बनाता है। तो ये कौन सी चट्टानों की विशेषताएं हैं? तो ये सारी चट्टानों की विशेषताएं, आग्नेय शैल की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना था ये कौन सी शैल की विशेषताएं हैं। तो ये आग्नेय शैल की विशेषताएं हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये तीनों विशेषताएं किसकी हैं? तो ये हैं आग्नेय शैल की विशेषताएं। तो ये थी आज की वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ाने को तो मैं आगे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में आपको शोर शराबा सुन रहे होगे, तो इस वजह से वीडियो को यहीं रोकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर दूसरा था, और पार्ट नंबर जो तीसरा बनेगा ना, तो उसमें हम देखेंगे विश्व के जितने भी माउंटेन वगैरह हैं, पर्वत पर पठार वगैरह, तो वो देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह बहुत हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि शोर शराबे में मैं आपको पढ़ाऊँ। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।